अस्सलाम वालेकुम। Our next topic, that is basis of five kingdom classification system. किन बेसिस पे फिर फर्दर हमारे जो दो ग्रुप्स थे जो एरिस्टोटल ने सजेस्ट किए थे, किंगडम एनिमिलिया एंड प्लांटी। एनिमिलिया एंड प्लांटी वर द टू ग्रुप्स ओनली जो एरिस्टोटल ने सजेस्ट किए, एरिस्टोटल ने बनाए। और एरिस्टोटल के बाद भी काफ़ी टाइम तक, 80s तक, लेट 80s तक ये जो है ना चलता रहा। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ दो ग्रुप्स में रखा गया, सिर्फ इस बेसिस पे कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको किंगडम प्लांटी में या फिर ग्रुप प्लांटी में रखा गया। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे फोटोसिंथेसिस की मदद से, जिनमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं था, उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। दैट वॉज द क्लासिफिकेशन वॉज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब खुराक हासिल करने का, न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का कौन सा तरीका है। वो खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वो फूड फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो दूसरे प्लांट्स को या दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना खुराक, अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। देन जब इस बेसिस पे एरिस्टोटल ने टू ग्रुप्स बनाए, जब फर्दर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिस्ट ने स्टडी किया, जब डिटेल से इनको पढ़ा, देखा, उनके मैकेनिज़म्स को स्टडी किया, देन दे कम टू नो कि नो, दीज टू ग्रुप्स आर नॉट इनफ। ये दो ग्रुप्स जो एरिस्टोटल ने बनाए ये काफ़ी नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो कि किंगडम प्लांटी से भी मिलते हैं और किंगडम एनिमिलिया से भी मिलते हैं, बट they cannot be placed in plantae, not even in kingdom animalia, क्योंकि कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्लांट्स जैसे हैं, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स उनमें हैं जो कि एनिमल जैसे हैं। जैसे ग्यूग्लिना एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि यूकैरियोटिक, सेल को अभी तक फर्दर स्टडी नहीं किया था, बस इस बेसिस पे कि यूग्लिना एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, विच शो करेक्टरिस्टिक्स बोथ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट से भी मिलते थे और एनिमल से भी। देयरफॉर इट कैन नॉट बी प्लेस क्लियरली इन ईदर ऑफ द टू ग्रुप्स। एरिस्टोटल ने दो ग्रुप्स बनाए, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया। यूग्लिना एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म था जो थोड़ा सा प्लांट से मिलता जुलता था और कुछ करेक्टरिस्टिक्स और कुछ चीज़ें एनिमल्स की तरह थी। तो फिर साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि इसको किस ग्रुप में रखा जाए, इसे एनिमिलिया में रखा जाए या इसे किंगडम प्लांटी में रखा जाए। देन इफ दे फर्दर स्टडी, there was confusion in the classification of bread mold. bread mold एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म सामने आया जो कि रिजेंबल्ड इन स्ट्रक्चर टू प्लांट्स बट नॉट ऑटोट्रॉफ। वो दिखने में प्लांट्स जैसा था लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं था। वो प्लांट्स की तरह दिखता था, स्ट्रक्चरली वो प्लांट्स की तरह दिखता था, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं था। वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे ब्रेड मोल्ड्स, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे प्लांट्स की तरह, वो एनिमल्स की तरह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते थे फॉर फूड। सो अगेन देयर वाज कन्फ्यूजन कि इनको प्लांट किंगडम प्लांटी में या ग्रुप प्लांटी में रखा जाए या इन्हें ग्रुप एनिमिलिया में रखा जाए, क्योंकि एरिस्टोटल ने सिर्फ दो ग्रुप्स बनाए थे। अच्छा, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन सामने आई, दिस सिस्टम वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जब फर्दर एडवांसमेंट हुई, जब सेल को स्टडी किया गया, तो फिर देखा कि बैक्टीरियाज तो बिल्कुल ही एक अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस ही मौजूद नहीं है, जिनका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज़ डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। उनके जेनेटिक मटेरियल डीएनए को बाहर से कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कवर नहीं कर रहा, ठीक है, कोई भी बाहर से कवर नहीं है, उसे रैप नहीं कर रहा, उसे बाहर से डीएनए के इर्द गिर्द कोई भी वॉल नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई कवर नहीं है। तो जब बैक्टीरियाज को स्टडी किया गया और फिर उसको कंपेयर किया गया बाकी प्लांट्स और एनिमल्स की से, तो वो तो सारे यूकैरियोट्स थे, उनके पास तो प्रॉपर न्यूक्लियस था, उनके सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं था, वो बल्कि प्रॉपरली उसका डीएनए जो है कवर्ड था, बाहर से एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद था, जिस बेसिस पे फिर उनको एक अलग सेल कहा गया। तो फिर जब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में सामने आया तो कहा गया कि एरिस्टोटल के टू ग्रुप्स तो बिल्कुल भी इनफ नहीं है,
इस तरह तो मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ना प्लांटी में रखा जा सकता है और ना ही एनिमीलिया में रखा जा सकता है। अब बैक्टीरिया देवर प्रोकैरियोट्स, जो कि बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है कि ऐसे सेल जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं मौजूद, जिनका डीएनए जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में मौजूद था, जिनके डीएनए को कवर करने वाला कोई मेम्ब्रेन मौजूद ही नहीं है, तो इनको कैसे प्लांटी या एनिमीलिया में रखा जाए। इस वजह से फिर फर्दर ग्रुप्स बनाए गए थे। 2 ग्रुप्स, प्लांटी एंड एनिमीलिया, वर नॉट इनफ। 5 kingdom system was introduced by Robert Whittaker in 1969. Robert Whittaker was the scientist who introduced the 5 kingdom classification, or it is based on cellular organization and mode of nutrition. These 5 kingdoms of life are फिर प्रोकैरियोट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, वो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं या फिर हेट्रोट्रॉफ्स हैं, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इन सब बेसिस पर फिर फर्दर 5 ग्रुप बनाए गए। द फर्स्ट ग्रुप वॉज नेम्ड मोनेरा, जिनमें सारे बैक्टीरियाज आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सारे बैक्टीरियाज आते हैं। Then they were divided into 5 groups. The first group is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. जो फर्स्ट ग्रुप है किंगडम मोनेरा जो है वो बैक्टीरियाज का ग्रुप है जो कि प्रोकैरियोट्स थे और जो बिल्कुल अलग है बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यूकैरियोटिक ग्रुप से। देन किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया, वो सारे यूकैरियोटिक ग्रुप्स हैं जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है। 5 ग्रुप बनाए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंजाई, प्लांटी, एनिमीलिया, प्रोटिस्ट एंड देन प्रोकैरियोट्स बैक्टीरियाज की पिक्चर है। In 1982, Margulis and Schwartz modified the 5 kingdom system of Robert Whittaker. They placed unicellular algae in Protista while multicellular algae were placed in kingdom Plantae. फिर उसके बाद फर्दर इस पे काम हुआ और ये जो साइंटिस्ट थे मार्गलिस एंड शॉवर्ट्स, इन्होंने फर्दर काम किया और कुछ ऐसे जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट एल्जी थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया क्योंकि प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और जो मल्टीसेलुलर एल्जी थे उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। ये फर्दर मॉडिफिकेशन हुई, वक्त के साथ साथ क्लासिफिकेशन पे और काम किया गया। देन कंपैरिजन ऑफ 2 किंगडम सिस्टम एंड 5 किंगडम सिस्टम, क्या डिफरेंसेस थे कि 2 किंगडम सिस्टम में और जब फर्दर 5 किंगडम सिस्टम बनाया तो उन दोनों में क्या डिफरेंसेस थे। इट इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो 2 किंगडम सिस्टम था जो एरिस्टोटल ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया, उसमें सिर्फ एक चीज़ को देखा गया था कि प्लांट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं या फिर नहीं, जबकि इट इज़ बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी देखा गया कि वो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स खुद खाना बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफ्स हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हैं, जो एक सेल पे मुश्तमिल है, उनको अलग ग्रुप में रखा गया। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल है, जो एक मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी मीन्स मैनी एंड सेलुलर मीन्स सेल्स, एक से ज़्यादा सेल्स हैं उनकी बॉडी में, एक से ज़्यादा सेल्स से बॉडी बनी हुई है उनकी, उनको अलग ग्रुप में रखा गया। देन प्रोकैरियोट्स हैं, क्या उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं या नहीं है, इस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन की गई। देन पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट इज़ नॉट क्लियर। 2 किंगडम सिस्टम के टाइम पे प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी, ना ही उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई। लेकिन जब 5 किंगडम सिस्टम आया तो प्रोकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। जो प्रोकैरियोट्स थे उनको बिल्कुल अलग किंगडम में रखा गया एंड दे वर नेम्ड किंगडम मोनेरा। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। जब 2 किंगडम सिस्टम की बात हो रही थी तो यूनिसेलुलर जो एक सेल पे मुश्तमिल यूकैरियोट्स थे उनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं हुआ था।
जब टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी तो उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का जिक्र नहीं था। यूनिसेलुलर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, जो यूकैरियोट्स थे, जिनका एक सेल पे मुश्तमिल है लेकिन उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना वगैरह, इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी तब। जब 5 किंगडम सिस्टम आया तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। फिर 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जो एक सेल पे मुश्तमिल हैं और उनका एक प्रॉपर इंटरनल स्ट्रक्चर है सेल का, एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, उनको अलग ग्रुप में रखा गया जिनको किंगडम प्रोटिस्टा का नाम दिया गया। फंजाई इज प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी तो फंजाई को किंगडम प्लांटी में रखा गया। जब फंजाई को, इस ग्रुप को फर्दर डिटेल में स्टडी किया गया, इसके बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल की तो पता चला कि फंजाई प्लांट्स की तरह दिखता है लेकिन प्लांट्स की तरह ख़ुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, प्लांट्स की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बल्कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड करता है, खुराक के लिए दूसरे जानदारों पे डिपेंड करता है। फंजाई बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम फंजाई। फंजाई बिल्कुल अलग तरीके से अपना खुराक हासिल करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स गेन करता है क्योंकि वो अपने एंजाइम्स बाहर रिलीज़ करता है। फंजाई जो किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई को बिल्कुल ही एक अलग ग्रुप में रखा गया क्योंकि किंगडम फंजाई ना एनिमल्स की तरह थे, क्योंकि एनिमल्स बाइट करते हैं अपने फूड को और फूड का जो पीस है वो अंदर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, उसकी तोड़ फोड़ होती है, ब्रेक डाउन होता है और फिर उसके बाद ब्रेक डाउन के बाद वो जो फूड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह, वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो किंगडम फंजाई है वो अपना खाना फूड के पीसेस अंदर नहीं लेकर जाता बल्कि बाहर ही एंजाइम्स रिलीज़ करता है। जो एंजाइम्स हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में खाने को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है, सिंपल न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में चेंज करता है और फिर डायरेक्टली फंजाई वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह जो फंजाई को चाहिए फॉर देयर बॉडी स्ट्रक्चर, टू डेवलप देयर बॉडी और टू गेन एनर्जी हासिल करने के लिए और अपनी बॉडी को डेवलप करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। So this was the difference between 2 kingdom classification and 5 kingdom classification. Then importance of 5 kingdom classification system. 5 kingdom classification system की क्या importance है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 ग्रुप्स में क्यों कैटेगराइज किया गया, उनको क्यों 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, किन बेसिस पे डिवाइड किया गया, क्यों ज़रूरी था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? Before Whittaker, the well-established system of classification was 2 kingdom classification system. It did not explain the diversity completely and had limited it into the either plants and animals. In 5 kingdom classification, the classification is based on cellular organization and mode of nutrition. Before, when living organisms were just divided into 2 kingdoms, it was just on the basis of mode of न्यूट्रिशन। प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं तो वो उन फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उन प्लांट्स को एक ग्रुप में रखा गया। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया। द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म 3 तरह के हैं। एक तो प्रोकैरियोट्स, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें बैक्टीरियाज आते हैं वो सारे यूनिसेलुलर हैं, वो एक ही सेल पे मुश्तमिल है, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स है बिकॉज दे हैव नो प्रॉपर न्यूक्लियस, उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और उनका जो जेनेटिक मटेरियल DNA है वो डायरेक्टली सेल में, साइटोप्लाज्म में मौजूद है।
जबकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके जेनेटिक मटेरियल को कवर कर रहा है, बाहर से एक एक्स्ट्रा वॉल मौजूद है, एक एक्स्ट्रा लेयर मौजूद है, एक एक्स्ट्रा कवर मौजूद है जेनेटिक मटेरियल डीएनए के इर्द गिर्द, और उसके अलावा सेल के अंदर और भी पार्ट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो प्रोकैरियोट्स वगैरह में मौजूद नहीं है। तो इस यूनिसेलुलर है, एक सेल पे मुश्तमिल है, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर सेल, प्रॉपर न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल सेल में मौजूद होते हैं, इसीलिए उनको यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहा जाता है। जबकि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज़म जो कि एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है, और एक जो सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक हैं, मतलब उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, उनका जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है उसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एक न्यूक्लियर एनवेलप है, एक कवर है, और उसके अलावा जो सेल के अंदर कुछ ख़ास पार्ट्स हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहा जाता है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, जिनके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह। ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं इसे नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, सेल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास कुछ पार्ट्स, सेल के कुछ अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं वो मौजूद नहीं हैं। In the same way, the mode of nutrition is also of three types among organisms: photosynthesis, absorption, ingestion। जो खुराक हासिल करने का तरीका है, किस तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिएंट्स, अपना खुराक हासिल करते हैं, उसके 3 तरीके से वो हासिल करते हैं। या फिर प्लांट्स की तरह, एल्गी की तरह वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब कि सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे प्लांट्स करते हैं। जैसे कि वो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, इन्हें कहा जाता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जबकि कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो भी 2 तरह के हैं। एक एनिमल्स जो कि मुख्तलिफ जो ग्रास है, जैसे हर्बीवोर्स हैं, वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, ग्रास वगैरह पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड, तो वो ग्रासेस को बाइट करते हैं माउथ के, अपने मुंह के ज़रिए, और वो ग्रास को च्यू करते हैं, चबाते हैं। उसके बाद वो अपने अंदर इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम में उनकी ब्रेक डाउन होती है फर्दर, और वो से न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। फिर उसी तरह एनिमल्स हैं, फ्लैश ईटर्स, जो अपना गोश्त की बाइट्स लेते हैं और उसके बाद अपने शिकार को किल करके, मार कर, फिर उसके बाद शिकार की बाइट्स लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो गोश्त है, जो फ्लैश है, वो फर्दर डाइजेस्टिव सिस्टम में डिवाइड होता है, ब्रेक डाउन होती है, और उसके बाद वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में चेंज होता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर एनर्जी। जबकि फंजाई एक ऐसे अलग कैटेगरी है जिसमें फंजाई अपना खाना खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकता, मतलब इंटरनली बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि अपनी बॉडी से बाहर एंजाइम रिलीज़ करता है, और बाहर इन्वायरमेंट में जो फंजाई एंजाइम्स रिलीज़ करता है वही फूड के ऊपर वो एंजाइम्स रिलीज़ करता है, और एंजाइम बाहर फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, उसकी तोड़ फोड़ करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद डायरेक्टली वो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ये 3 अलग तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खुराक, अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं: फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड के बाइट्स लेना, और फिर खुराक जो भी खाना है उसकी बाइट लेना, उसके बाद उसको अपने इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट करना। इंजेशन इज़ टेकिंग पीसेस ऑफ फूड,
एंड देन आफ्टर दैट इनसाइड द बॉडी व्हेन डाइजेशन टेक प्लेस वो उनकी ब्रेक डाउन होती है फूड की एंड वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन में इंजाइम्स बाहर रिलीज़ किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने इंजाइम्स बाहर रिलीज़ करता है बॉडी से और बॉडी के बाहर इंजाइम उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं फूड को, और वो फिर उसके बाद जो फंजाई है वो डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब करता है अपने न्यूट्रिएंट्स। दे डू नॉट हैव, फंजाई डू नॉट हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम। breakdown of food does not take place inside their body, it take place outside their body। ठीक है, उसके आसपास जो इन्वायरमेंट में फूड मौजूद है वो बाहर ही सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है। बॉडी की फंजाई के बॉडी के अंदर उनकी तोड़ खुराक की, फूड की, खाने की तोड़ फोड़ नहीं होती जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स वगैरह में और ह्यूमंस में होता है। Due to these reasons, the five kingdom classification system explain the diversity in a better way। इस basis पे living organisms को properly classify किया गया। Contribution of Al-Jahiz in animal classification। Animals की classification में Al-Jahiz जो scientist थे उन्होंने कितना contribute किया। Al-Jahiz was Arabic thinker। He wrote a famous book Kitab ul-Haywan। In this book he described the characteristic of more than 350 animals, and he also described the struggle for existence in animals and influence of environment on animals। ठीक है, उन्होंने एक किताब लिखी जो अरेबिक एक थिंकर थे अल-जाहिज। उन्होंने एक ऐसी किताब लिखी जिन्होंने 350 कैरेक्टर्स ऑफ मोर देन 350 एनिमल्स के बारे में लिखा कि वो किस तरह के हैं, किस तरह मोड ऑफ उनकी न्यूट्रिशन है, किस तरह खुराक हासिल करते हैं, किस तरह मूव करते हैं, किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह मूवमेंट करते हैं, किस तरह गैशियस एक्सचेंज करते हैं। मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है उन्होंने 350 एनिमल्स के बारे में इस किताब में लिखा। He also described the struggle for the existence in animals and influence of environment on animals। उन्होंने उसके अलावा इसके बारे में भी डिटेल लिखी कि किस तरह एक एनिमल सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट में स्ट्रगल करता है। वो अपना, अगर उसे वो सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो किस तरह नए चेंज इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करता है, किस तरह उन अपने अंदर तब्दीली लेकर आता है ताकि वो अपने नए इन्वायरमेंट में ज़िंदा रह सके, सर्वाइव कर सके। और उसके अलावा इन्वायरमेंट का, आसपास के इर्द गिर्द का, नॉन लिविंग थिंग्स का, एबायोटिक फैक्टर्स का, सराउंडिंग का क्या असर है, क्या इन्फ्लुएंस है, क्या असर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, टेम्परेचर का, सॉइल का, एयर का, वेदर का, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, सनलाइट वग़ैरह, इन चीज़ों का, पानी का, इन सब चीज़ों का क्या असर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर और किस तरह ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं उनकी लिविंग को। किंगडम मुनैरा, द प्रोकैरियोट्स, द वेरी फर्स्ट किंगडम of five kingdom classification, kingdom Munera is the very first one। They are prokaryotes। हमने बार बार जिक्र किया कि प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं सारे किंगडम मुनैरा में। ये यूनिसेलुलर हैं, एक सेल पे मुश्तमिल है। सम स्पीशीज़ कैन ऑल्सो फॉर्म कॉलोनीज़। बैक्टीरियाज में कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉलोनी बनाते हैं, जो एक साथ रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, लेकिन हर एक सेल उस ग्रुप में अपना सारे काम खुद करता है। मतलब सारे जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अकेला सेल शो कर सकता है। मतलब वो मूव कर सकता है, ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स की इनटेक कर सकता है, गैशियस एक्सचेंज कर सकता है। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक एक इंडिविजुअल सेल में मौजूद हैं, वो सारे काम खुद अकेला कर सकता है। लेकिन सिर्फ एक ग्रुप बना के साथ रहते हैं तो उसे कॉलोनियल फॉर्म कहा जाता है। उन्हें हम मल्टी सेलुलर बैक्टीरियाज नहीं कहते, क्योंकि एक अकेला सेल सारे लिविंग कैरेक्टरिस्टिक शो कर सकता है। सो बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर बट सम ऑफ देम दे लिव इन कॉलोनी। वो ग्रुप बनाकर एक साथ रहते हैं। And those have chlorophyll are autotrophs, blue-green algae, and some are motile while some are non-motile। Some organisms are heterotrophs and those have chlorophyll are autotrophs।
कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि हेट्रोट्रॉफ्स हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म नहीं कर सकते, इनको कहा जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके सेल में क्लोरोफिल मौजूद हैं, दे हैव क्लोरोप्लास्ट एंड अ पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ बैक्टीरियाज। ऑटोट्रॉफ बैक्टीरियाज को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। जो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरियाज हैं जो खाना अपना खुद बना सकते हैं, उनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। सम आर मोटाइल वाइल सम आर नॉन मोटाइल। बैक्टीरियाज में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि मोटाइल हैं, मतलब मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो नॉन मोटाइल हैं, वो एक ही जगह पे एक ही चीज़ के साथ स्टिक रहकर अपनी लाइफ गुजारते हैं। सो दे आर कॉल्ड नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज, दे कैन नॉट मूव। द वर्ड मोटाइल इज यूज्ड फॉर द मूवमेंट। सो जो नॉन मोटाइल बैक्टीरियाज हैं, इट मीन्स दैट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस। Then comes kingdom Protista. These are eukaryotes, unicellular or simple multicellular organisms. These are of three types. Plant-like protists, जो कि autotrophs हैं, some are unicellular, euglena, some are simple multicellular algae. ठीक है। प्लांट लाइक जो प्रोटिस्ट हैं, इनमें से कुछ जो है ना वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इनमें कुछ यूनिसेलुलर है जैसे कि यूग्लिना, और कुछ सिंपल मल्टीसेलुलर है जैसे कि एल्गी। इसका क्या मतलब है कि यूग्लिना यूनिसेलुलर है, एक सेल पे मुश्तमिल है। जो एल्गी है वो कॉलोनी बना के रहते हैं, वो बहुत सारे सेल्स एक साथ ग्रुप बना के रहते हैं। सो दे आर कॉल्ड सिंपल मल्टीसेलुलर। Animal-like protists are known as protozoans. We discussed in the previous lecture as well. जो animal-like protist है उनको protozoans कहा जाता है। Kingdom Protista में एक group है that is called protozoans. Protozoans are animal-like, means they cannot make their own food. वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते। यूनिसेलुलर हैं, हेट्रोट्रॉफ्स हैं जैसे कि अमीबा। अमीबा एक सेल पे मुश्तमिल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि हेट्रोट्रॉफ है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट आर हेट्रोट्रॉफ्स। जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट है वो भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे हैव एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वाटर मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स जो हैं वो है तो प्रोटिस्ट, ठीक है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फंजाई की तरह अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली, तो इन्हें फंजाई लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है। Then comes kingdom fungi. Members of kingdom fungi are heterotrophs and eukaryotes. Fungi जो है वो heterotroph है। fungi, kingdom fungi अपना खाना खुद नहीं बना सकता, और ये eukaryotes हैं। Like they have a proper cell and they have a proper nucleus in their cell and they have membrane bounded organelles. Their cell wall, जो फंजाई हैं उनका सेल काइटिन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ एब्जॉर्प्शन। फंजाई एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को। दे डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड एब्जॉर्ब द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स। मशरूम, दे आर नॉन मोटाइल। फंजाई नॉन मोटाइल है, वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। फंजाई वो डायरेक्टली अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकता। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर हैं, एक सेल पे मुश्तमिल है जैसे कि ईस्ट, खमीर। और कुछ फंजाई मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हैं, जिन्हें कहा जाता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मशरूम। किंगडम प्लांटी, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है और ये यूकैरियोट्स हैं। ये इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं। देयर सेल वॉल आर कंपोज ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट्स हैं इनका सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलके बना हुआ है। दे आर फोटोसिंथेटिक, ये खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। फ्लावरिंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें सनफ्लावर है, रोज़ है, मैंगो ट्रीज़ है, एप्पल ट्रीज़ है, ऑल ऑफ देम दे आर प्लांट्स एंड दे आर ऑटोट्रॉफ्स। अपना खाना खुद बना सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते।
ऑल ऑफ देम दे आर मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल हैं, एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। किंगडम एनिमिलिया, ये हमारे पास एक ऐसा किंगडम है जिसमें सारे एनिमल्स आते हैं जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं। इनके यूकैरियोट्स हैं, इनके एक सेल में प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, और उसके अलावा एनिमल्स जो है ना हेट्रोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये दूसरे प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं फॉर द फूड। उसके अलावा जो किंगडम एनिमिलिया है, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इंजेक्शन है, खाने के बाइट्स लिए जाते हैं, खाने को बाइट किया जाता है, खाने के बड़े बड़े पीसेस को फिर बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन की जाती है, और उसके बाद उनकी डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। एनिमल्स प्लांट्स से मुख्तलिफ हैं क्योंकि एनिमल्स के पास सेल वॉल, एक सेल के इर्द गिर्द एक और एक्स्ट्रा लेयर, एक एक्स्ट्रा वॉल मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट्स में एक एक्स्ट्रा सेल वॉल है, एक एक्स्ट्रा सेल के इर्द गिर्द एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। प्लांट्स में मौजूद होता है सेल वॉल, जो कि हमने डिस्कस किया सेलुलोज से मिलके बना हुआ है, और जबकि एनिमिलिया में, किंगडम एनिमिलिया में ये मौजूद नहीं है। दे आर मोटाइल, जो एनिमल्स हैं वो मोटाइल हैं। द वर्ड मोटाइल मीन्स दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लाइन, डेयर, बर्ड्स एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास एनिमल्स हैं। लाइन को आप देख लीजिए, देखें अगर तो लाइन एक एनिमल है। लाइन मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। लाइन के सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं सेल के अंदर। और लाइन अपने प्रे को, अपने शिकार को मार कर, फॉर एग्ज़ाम्पल वो डेयर की शिकार करता है, हिरन को शिकार करके उसके बाद हिरन के गोश्त के बाइट्स लेता है, और फिर वो गोश्त के बाइट्स उनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में, लाइन के डाइजेस्टिव सिस्टम में वो गोश्त के पीसेस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होते हैं, अमाइनो एसिड के फॉर्म में चेंज होते हैं, और उसके बाद लाइन वो अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करता है, या फिर ग्लूकोज है तो वो उसे एब्जॉर्ब करता है। इस तरह लाइन एक किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड किया गया, बिकॉज वो सारे करेक्टरिस्टिक्स जो किंगडम एनिमिलिया के हैं वो लाइन में मौजूद है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द 5 किंगडम classification, how 5 kingdoms were made, how the living organisms were grouped into 5 different groups, characteristics के बेसिस पर, उनकी सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर जो एक जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक ग्रुप में रखा गया, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपस में मुख्तलिफ थे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया। और सबसे पहले 5 ग्रुप्स बनाए गए जिन्हें कहा जाता है 5 किंगडम्स। किंगडम मोनेरा, जिनमें सारे बैक्टीरियाज आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, जिनमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। किंगडम फंजाई, जिनमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है। और किंगडम प्लांटी, जिनमें सारे प्लांट्स आते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, और नॉन मोटाइल हैं, वो मूवमेंट नहीं कर सकते। देन कम्स अनदर किंगडम, अनदर ग्रुप दैट इज़ किंगडम एनिमिलिया, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि मोटाइल हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर हैं, एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हुए हैं, वो यूकैरियोट्स हैं, उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन है। वो खाने के बाइट्स लेने के बाद अंदर इंटरनली बॉडी के अंदर डाइजेशन उनकी होती है। That was all about 5 kingdom classification. I hope it was clear, and that was the end of our lecture. Thank you so much.